जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई को करंट अफेयर्स के जो भी बिंदु हैं उन्हें बारी बारी करके आज हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो परीक्षाओं के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी आएगी। आपको अच्छे से पता ही है कि भाई लेखपाल की 800 वैकेंसी ओपन हो चुकी हैं। बहुत जल्द उसका विज्ञापन आ जाएगा और जिनके पास भी TCC या PGDCA है वो लोग अप्लीकेबल हैं और आपको बधाई हो। आप पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में से एक हैं, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस लॉकडाउन का उपयोग आप भरपूर उपयोग करेंगे। जहां नकारात्मक रूप होता है कि हाय हम डरे हुए बैठे हैं, वहीं पर सकारात्मक रूप होता है कि हम उस समय का सदुपयोग कर लें ताकि हम अपने भविष्य में कुछ अच्छा कर सकें। आपके लिए एक अच्छा अवसर मिला है, इसका उपयोग करिए। चलें अपने सेशन को शुरू किया जाए। बहुत बड़ा सेशन नहीं लेकिन बहुत बढ़िया सेशन होगा, आपको मज़ा आने वाली। कल के सवाल का जल्दी जवाब दीजिए कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 दवा के खोज के पुख्ता दावे किए हैं। तो आपने अच्छे से पता है कि इस समय बहुत बवाल मचा हुआ है। किसको लेकर? रूस को लेकर। रूस ने कहा है कि भाई हमने दवा खोज ली, बहुत जल्द हम आपके सामने उपलब्ध करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला बिंदु देखिए ध्यान से, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले स्पीकर को देख लीजिए। बाई रस्किन बॉन्ड कुछ लिखा हुआ है और रस्किन बॉन्ड आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छी पुस्तक इन्होंने लिखी है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भैया पहले ही बता चुके हैं, ये पुस्तक सॉन्ग ऑफ इंडिया किसकी है? ये है रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक के साहित्यिक करियर के 70वें वर्ष के अवसर पर जारी की जा रही है। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की इम्प्रिंट पॉफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जा रहा। दोनों ही पेपर में प्रश्न आ चुके हैं कि सॉन्ग ऑफ इंडिया किसके कौन पब्लिकेशन प्रकाशित करेगा? जो पॉफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक, चलिए रस्किन बॉन्ड की और अगर पुस्तकें याद है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और नहीं याद है फिर हमसे कल पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए इनको देख लीजिए जल्दी से। अरे भाई वीरप्पन नहीं है, खुश मत होइए, हाँ उनसे मिलते जुलते हैं। पॉल हैरिस फेलो पुरस्कार किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा? तो पॉल हैरिस पुरस्कार दिया जाएगा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी को। आप अच्छे जानते हैं इनको। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पा के पलानीस्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन, नोट करेंगे रोटरी फाउंडेशन यानी LLB वालों का, आप रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया। इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। ठीक, तो चलिए बात है तमिलनाडु की, तो देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, रोटरी इंटरनेशनल के अध्यक्ष हैं होल्गर स्नैक। कौन है? होल्गर स्नैक्स। चलिए जल्दी देखिए। क्वालकॉम क्या है? क्वालकॉम क्या है? क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में कितनी % साझेदारी खरीदी है? तो नोट करेंगे साझेदारी, मैं इस पर बता चुका हूँ कि आखिर क्यों ये सारे लोग साझेदारी कर रहे हैं। क्यों ग्रोइंग इंडिया या स्टार्टअप इंडिया, या यूँ कहें कि इस समय ग्रोइंग इंडस्ट्री अगर भारत में कोई है तो आप अच्छी जानते हैं मुकेश अंबानी कुछ भी छू लें वो ग्रोइंग इंडस्ट्री बन जाता है। तो इस समय जियो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, आप अच्छे जानते हैं। 5G लेकर आ गए हैं, 6G की तैयारी कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है ग्रोथ करेगा, तो सब लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ होना है। तो भैया इसीलिए जियो पे की 1.15% की क्वालकॉम वेंचर्स ने किया है। क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ने क्वालकॉम वेंचर्स को जियो प्लेटफॉर्म की 0.15% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। क्वालकॉम वेंचर्स ने अधिग्रहण 730 करोड़ रुपए में खरीदा है। अब क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं स्टीव मोलेनकॉफ। कौन है? स्टीव मोलेनकॉफ, है ना। इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना, केवल ये जानना है कि ये कंपनी ने कितनी हिस्सेदारी खरीदी, पेपर में आएगा, हो सकता है आमने सामने मैच करवा दे। चलिए नवयुवक टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं, यस राष्ट्रपति, आप लोग भी ऐसे प्रयास करो यार। पोलैंड के राष्ट्रपति के चुनाव में किसने जीत हासिल की? भैया देखिए पोलैंड के चुनाव में राष्ट्रपति पद पर
आंद्रेज डूडा ने जीत हासिल की। किसने? आंद्रेज डूडा ने। आंद्रेज डूडा ने को एक बार फिर पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.2% वोट हासिल कर जीत हासिल की है। इस चुनाव में उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वारसा में रफाल ट्राजाकोव्स्की को हराया, जिन्हें 48.79, बहुत कम अंतर है एक तरह से देखा जाए। पोलैंड की राजधानी है वारसा, मुद्रा है पोलिश जोल्टी, नोट करें पोलिश जोल्टी, यानी कि यूरो नहीं है। और वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं तो आपको पता है आंद्रेज डूडा, वो अभी हमने देख ही लिया है ना। अगला चलते हैं, देख लीजिएगा। देखने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक समय के बहुत धुरंधर पत्रकार हुआ करते थे। रवीश कुमार इनके आगे नहीं ठहरते। हाल ही में नागदास सिंघवी का निधन हुआ, वह कौन थे? नोट करेंगे, हाल ही में नागदास सिंघवी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो भैया वो पत्रकार थे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार। कौन है? देखिए, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक नागदास सिंघवी का निधन हुआ। वो भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें महात्मा गांधी, गुजरात और अन्य विषयों पर लिखी गई उनकी पुस्तकों के लिए जाना जाता है ना। चलिए जल्दी देख लें इसको भाई। ताकतवर दो देशों के झंडे भाई। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन था? तो मैं आपको बता दूं, कई वर्षों से अमेरिका ही सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना, इसलिए कुछ रखने की जरूरत नहीं। तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बना है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अमेरिका वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगातार दूसरे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों में दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2018-19 में $87.96 बिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 88 यानी एक अरब डॉलर बढ़ गया, बिलियन डॉलर हो गया है। 2013 से 2018 तक चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक रहा, लेकिन अब हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका होगा। चलिए भैया, अब अमेरिका के बारे में लिख डालिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए इनको पहचानो भाई। अरे दूसरी कुर्सी पे बैठ गए ये मीन्स इन्होंने हथिया ली कांग्रेस को भगाकर। रोको टोको अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? तो भैया रोको टोको शुरू किया है मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार उन लोगों को लक्षित करेगी जो मास्क नहीं पहनते हैं। इसके तहत राज्य सरकार उन लोगों को मास्क बांटेगी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनते, क्योंकि राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। तो भैया रोको और टोको दोनों ही चीज़ कर रही कौन? एमपी सरकार। एमपी के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और राजधानी आपको पता ही है, हमारे इंटरव्यू का सवाल कि राजधानी क्या है, तो भैया भोपाल है। चलिए देखते हैं। यस, कहेंगे इंटरव्यू में कैसा, तो कभी अवसर लगेगा तो बताएंगे इसके बारे में। वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा इन एटीएम्स को सिक्योर करने किससे साझे थे? तो फेडरल बैंक, जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है, उसके साथ समझौता किया है। उस समय पेमेंट टेक्नोलॉजी में सबसे आगे वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ बैंक के कार्ड धारकों के लिए वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता किया है। वीज़ा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो भुगताओं को त्वरित और स्वाइप रहित चेकआउट अनुभव प्रदान करेगी। इस नई बेहतर तकनीक को अपनाने से बैंक के ग्राहक डिजिटल समाधानों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जो ऑनलाइन खरीदारी को अनुभवों को सहज बनाते हैं। चलिए इनको जल्दी देखिए भैया, बहुत सारे लोग बैठे हैं बड़े परेशान। हाँ, कौन है कैसे देखते हैं। हाल ही में एलिट एक्सीलेंस अवार्ड, नोट करेंगे, एलिट एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य को देने की घोषणा की गई है? तो एलिट एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा छत्तीसगढ़ को। कैसे क्या है देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान डिजिटल इंडिया पहल के तहत प्रतिष्ठित आईटी संस्था एलिट्स टेक्नोमीडिया नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए छत्तीसगढ़ की बात है तो भाई देखते हैं छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? यस यस यस,
बताइए भाई, कमेंट्स बॉक्स में जल्दी से बताइए। यस, रायपुर है ना। यस, ये क्या है देखिए भैया कौन है, देखते हैं। वर्ष 2020 का वार्न कर्मन पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है? तो भैया ये दी गई है के सिवान जी को। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख कैलाश बडियू सिवान को, यानी के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट इज IAA के संस्थापक हैं थियोडोर वान कर्मन, उन्हीं की याद में मनाया जाता है, ये दिया जाता पुरस्कार। इंटरनेशनल एकेडमी फॉर एस्ट्रोनॉमिक्स का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस यानी फ्रांस में। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे जो हमें आप तक पहुँचाने थे। अब आपके लिए रोज़ हम इंटरेस्टिंग कुछ लेकर आए, तो आज हम लेकर आए टूर ऑफ ड्यूटी का है। ध्यान से सुनेगा, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, परीक्षाओं प्रश्न बनेंगे, चर्चा में क्यों सुनेंगे। भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित, समझ गए, हम सबको सेना में जाना पड़ेगा, एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। इस विचाराधीन प्रस्ताव को टूर ऑफ ड्यूटी से संबोधित किया गया है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर देगा। इस प्रस्ताव के अनुसार नागरिकों द्वारा सेना में शामिल होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। इसके अलावा चयन मापदंडों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणामस्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सके। कहेंगे सर ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आम नागरिक भी सेवा शर्तें देगा। तो आम नागरिक जब देगा तो क्रमवार देगा, आज इस 3 साल हम, 3 साल हम, 3 साल हम, इससे सेवाएं भी देनी पड़ेंगी और सरकार का बोझ भी कम होगा, लोग कम पैसे में काम करने को तैयार हो जाएंगे, या कुल मिला के एक जनता की सेना तैयार हो जाएगी। यस, सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बढ़ोतरी है, जो बजट का आवंटन का 60% है। यानी जो रक्षा बजट दिया जाता है उसमें 60% उनका पेंशन वेतन होता है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा बजट में 68% वृद्धि, रक्षा वेतन 75% की वृद्धि तथा रक्षा पेंशन में 146% की वृद्धि हुई। टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक इंटर्नशिप यानी अस्थायी अनुभव, समझ लीजिए मेरी बात, अस्थायी अभी हमने आपसे कहा है। इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी की रैंक या फिर किसी अन्य अधिकारी रैंक के लिए किसी आकर्षक विच्छेद पैकेज, पुनर्वास पाठ्यक्रम, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण, अवकाश, पूर्व सैनिकों की स्थिति तथा पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। कुल मिला के जितने भी उनको दिए जाते हैं वो सारे बंद करके आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा अस्थायी तौर पर। 60 सर्विस कमीशन के द्वारा सेना में आने पर न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करनी होती है, जबकि टूर ऑफ ड्यूटी में यह अवधि 3 वर्ष के लिए, जो मैंने आपसे बताया। विश्लेषण करने से याद होता है कि टूर ऑफ ड्यूटी के एक अधिकारी के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्री कमीशन प्रशिक्षण, वेतन भत्ते, ग्रेच्युटी, प्रस्तावित विच्छेद पैकेज, छुट्टी का भुगतान और अन्य लागतों की संचयी अनुमानित लागत लगभग 5.12 करोड़ रुपए है, जबकि 60 सर्विस कमीशन दैट इज SSC के अधिकारी पर संचयी अनुमानित लागत 836.83 करोड़ रुपए है। कितना बड़ा अंदाज़ा लगाइए। SSC में समग्र लागत और अधिक हो जाती है क्योंकि 60 सर्विस कमीशन के 50 से 60% अधिकारी स्थायी आयोग का चयन करते हैं तथा 54 वर्षों तक सेवा में रहते हैं, जो बाद में पेंशन का भी लाभ प्राप्त करते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा चयनित लोगों के लिए इस तरह की लागत 80 से 85 लाख रुपए आकलित की गई है। तो भैया लाभ क्या होगा इसके? यह योजना उन लोगों को एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो सेना में पूर्ण करियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं। टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवार को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिन्होंने कारपोरेट क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है। 3 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कारपोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा। सेना को उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकेगा। देखते कितनी बड़ी बात। प्रस्ताव में इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए, जैसे 3 वर्ष तक कर मुक्त आय यानी टैक्स नहीं लगेगा। अधिकारियों को 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर लगभग एकमुश्त 5-6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे और साथ ही अन्य रैंक के लिए 2-3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इसके माध्यम से
राष्ट्र और कारपोरेट जगत दोनों को प्रशिक्षित, अनुशासित, आत्मविश्वासी, मेहनती और प्रतिबद्ध पुरुषों और महिलाओं से लाभान्वित होने की संभावना है। कितना बढ़िया बात है, काश पास हो जाए, मुश्किल है। संकल्प एकेडमी का अगला आपके लिए प्रयास अभ्यास चुनाव है, यानी अभ्यास का प्रश्न है, किस देश ने अभी हाल ही में अयोध्या को लेकर वैश्विक स्तर पर उपेक्षा कराई, यानी अपनी बेइज्जती कराई है? किसने कराई है अयोध्या को लेकर? जवाब दीजिए। भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन, इनमें से किसने उपेक्षा कराई है अयोध्या को लेकर? बवाल बयान दिया है और उस बयान को लेकर बेचारे फंस गए, अब रोते नहीं चुक रहे हैं, बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गए। और वो कौन है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में लिखिए और हम सारा नोट्स बनाते चलना है। भविष्य में आपके आने वाले साथियों को उनसे मदद मिलती रहेगी। फिलहाल आज हमारा टॉपिक यहीं तक था, एक हैंडसम टाइप का टॉपिक हमने आप तक पहुंचाया। अब आपकी जिम्मेदारी इस हैंडसम टाइप को तैयार करके हमें नोट्स दिखाएं, तैयार करें और गॉड ब्लेस यू। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 800 लेखपाल के लिए भी से तो एक कमर कस लीजिए। जिनको लगता है मुझे एक पद चाहिए, कोई सी भी, मैं हमेशा क्या कहता हूँ, एक पैर रखने की आवश्यकता है, पैर रख लीजिए, सिविल में तो हम पहुँचा ही देंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल